अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप जानते हैं संस्कृत व्याकरण आपसे पूछा जाता है, तो उसी क्रम में आज हमारी क्लास है धातु रूप हमारा टॉपिक है और धातु रूप को हम कोशिश करेंगे पूरा अच्छे से समझें क्योंकि इससे पहले मैंने शब्द रूप की क्लास ली थी और शब्द रूप को काफ़ी अच्छे से समझाने का भई हमने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था। हाँ, बच्चों के कमेंट भी बताते हैं कि उनको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई बल्कि याद हो गए, है ना? बच्चों को याद हो गई क्योंकि शब्द रूप वाक़ई में याद हो गए थे, लेकिन इसका देखते हैं हम कितने अच्छे से याद कर पाते हैं। ठीक है, तो पूरी क्लास ज़रूर देखना, कोशिश करेंगे अगर आप पूरी क्लास बिना स्किप किए करते हैं, तो देखो करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सो जान। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो भी आपको पूरी क्लास देखने से ज़रूर याद हो जाएगा। ऐसा हम मतलब गारंटी तो नहीं लेते, लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर करेंगे समझने की, आपके साथ-साथ हम भी समझेंगे। तो चलते हैं धातु रूप में। पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? ये जीआईसी 2021 में पूछा गया था, तो इसका तो आप आंसर देख ही रहे हो। देखो उत्तम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पिबामह, ठीक है? पिबामह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पिबथ ये किसका है? ये मध्यम पुरुष का क्या है? बहुवचन है। चलो आगे हम थोड़ा-सा इनको समझेंगे। देखते हैं पा धातु सबसे पहले तो आपको समझना है कि जो लट लकार है, ये इसको क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं या फिर इसको प्रेज़ेंट आप हिंदी में याद रख सकते हो, इंग्लिश में याद रख सकते हो। हिंदी, इंग्लिश सब में याद कर लीजिए। लट लकार को क्या बोलते हैं? लट प्रेज़ेंट, ठीक है? लट किसको बोलते हैं? प्रेज़ेंट को बोलते हैं। प्रेज़ेंट, लट, प्रेज़ेंट, लट। इस तरह से आप याद रखेंगे तो शायद आपको याद रह जाएगा क्योंकि कभी-कभी तो सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लट लकार का अर्थ क्या है? तो वर्तमान काल है, समझ गए? लट जो लटका रहता है, जो वर्तमान में क्या करता रहता है? लटका ले रहता है, ठीक है? वो है लट लकार। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष में पिबती, पिबतः, पिबन्ति, ठीक है? ये लट लकार में सारे हमारे जो धातु होते हैं वो इसी तरह से रूप चलते हैं उनके। तो आप 2-4 को याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर पिबती, ठीक है? यहाँ पे पिबसी, मध्यम में सी आता है और इसमें आता है मी, पिवामी, ठीक है? पिबती, पिबसी, पिवामी, या तो आप इस तरह से याद कर सकते हो सारे एक वचन एक साथ, है ना? पिबत है, इसमें त के बाद क्या आता है? थ, तीनों पे विसर्ग आता है, ये ज़रूर याद रख लेना। द्विवचन में तीनों पे विसर्ग आता है और ये मोस्टली सभी लट लकार में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? आगे कुछ डिफरेंस होगा तो बताएँगे। पिवाव, है ना? पिवाव, त, थ, ब, त, थ, व, ऐसे याद कर लेना। पिबन्ति, पिबथ, पिबथ, ठीक है? और पिबामह, पिबामह, है ना? वैसे ये देखो हमें तो सिंपल ये याद है पिबती, पिबतै, पिबन्ति, पिबसी, पिबथ, पिबथ, पिबामी, पिबावह, पिबामह, ठीक है? इन दोनों पे विसर्ग है तो ये भी ज़रूर याद रख लेना है। आगे देखते हैं, जब बार-बार रिपीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन-सा युग्म सही नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार और ये यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था जिसे बहुत कठिन पेपर आज तक का माना जाता है। तो ये है, इसमें लोट लकार को क्या बोलते हैं, लट लकार को क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो लट लकार तो अभी हमने देखा है सही नहीं बता रहा है, तो लट लकार तो भई बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा है इसको वर्तमान काल बोलते हैं, है ना? लट लकार को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं। अब अगर हम बात करें लोट लकार की, तो लोट लकार को क्या बोलते हैं? संभाव्य नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आज्ञा या प्रार्थना काल, ठीक है? आज्ञा या प्रार्थना काल बोलते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया। लिरिट लकार को क्या बोलते हैं? लिरिट, लिरिट को बोलते हैं भविष्यत, ठीक है? लिरिट को क्या बोलते हैं? भविष्यत बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सही नहीं पूछ रहा है ना। लंग लकार किसको बोलते हैं? भूतकाल को बोलते हैं, लंग लकार। तो यहाँ पर हमारा लोट लकार बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आज्ञावाचक होता है या फिर इसको आज्ञा प्रार्थना संबंधी माना जाता है। देख लेते हैं यहाँ पर आगे। देखिए, लट लकार वर्तमान काल में हमेशा लटके रहते हैं। लंग लकार क्या होता है? भूतकाल। अब लंग, लंग लंगोटी, लंग से क्या बनता है? लंगोटी। अब पिछले जमाने में भूतकाल में लोग क्या पहनते थे? लंगोटियाँ पहनते थे, है ना? पहनते थे, आजकल तो नहीं पहना, मतलब ये प्रचलन अब नहीं है। तो ये लंग लकार क्या हो गया? भूतकाल। भई जो मुझे एज़ इट इज़ जो मतलब ट्रिक याद हो जा रही है ना, मैं वही आपको बता रही हूँ। अगर आपको अपनी ट्रिक बतानी है, आपको जैसे भी याद कर लेना वैसे कर लेना। ये क्लास एक्चुअली डिमांड ज़्यादा थी तो मुझे करवानी पड़ी और बस मुझे जैसे-जैसे जो-जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है? पूरी क्लास ज़रूर देख लेना, कोई भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले। लिरिट लकार को देखते हैं तो ये है भविष्यत काल, लिरिट लकार भविष्यत, ठीक है? भविष्यत, लिरिट भविष्यत, आप इसको जोड़ सकते हैं, सीधा समझ में आ रहा है।
लेरेट को आप ऐसे भी समझ सकते हो फ्यूचर, ठीक है। लेरेट को क्या बोलते हैं? फ्यूचर। आगे लोट लकार, लोट लकार, लोट या आज्ञा या प्रार्थना। लोट लोट करके क्या लेनी है आपको? किसी से प्रार्थना करनी है ना, तभी ज्यादा सुनी जाती है। किसी की अगर आज्ञा चाहिए तो लोट लोट करके लो, तो क्या हो जाएगा? आज्ञा या प्रार्थना हो जाएगा लोट लकार। और विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। चाहिए या फिर इसको बोलते हैं सुड, ठीक है। सुड होता है ना, सेल सुड, सुड, सुड का अर्थ भी होता है चाहिए, मस्ट या फिर सुड। तो चाहिए के अर्थ में विधि लिंग, विधि, विधि, हमें विधि का पालन जरूर करना चाहिए, ठीक है। हमें विधि का पालन जरूर करना, विधि बोलते हैं नियमों को, कानून को, ठीक है। तो आई होप हमने लिरिट का नहीं बताया, तो लिरिट का आप खुद से लगा लेना है, समझ लेना। लिरिट भविष्य ऐसे आप याद कर लोगे, ठीक है। आई होप आपको अब ये याद हो गए होंगे। रामे रावणम ममार में कौन सा लकार है? रामे रावणम ममार, राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा लकार है? राम ने रावण को क्या किया भैया? मार दिया। अब इसको थोड़ा सा ना ढंग से समझते हैं। इसमें वैसे जो आंसर है ना, आप इसमें लगा दोगे लंग लकार, इसमें आप क्या लगा दोगे? लंग लकार, भूतकाल का हो गया, लेकिन नहीं, इसमें जो आंसर है ना वो है लिट लकार, लिट। अब आप कहोगे मैम लिट तो होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं होता है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में भी कुछ लकार होते हैं, कुछ संस्कृत में और भी बहुत सारे लकार होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। हम केवल ये 5 ही होते हैं जिनको मुख्य रूप से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। राम है रावणम ममार में लिट लकार का प्रयोग हुआ है। लिट लकार का प्रयोग अति प्राचीन, अति प्राचीन का मतलब है बहुत पुराने समय में। लंग लकार का अर्थ तो ये हो गया कि भूतकाल में, चाहे वो भूतकाल कल का ही क्यों नहीं हो। मैंने खाना खाया, हो सकता है 1 घंटे पहले खाया हो, 2 घंटे पहले खाया। अब ऐसा तो है नहीं मैंने 10-5 साल पहले खा लिया और उसको खा के ही हम अब तक अपना पालन कर रहे हैं, है ना। तो लंग लकार तो हो गया वो जो सामान्य भूतकाल होता है, लेकिन लिट लकार वहां पर होता है जो अति प्राचीन, बहुत पुराने समय में, है ना। अति प्राचीन भूतकाल या परा भूतकाल या परोक्ष भूतकाल के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा लिट लकार किसे बोलते हैं? जो बहुत ज्यादा पुराने समय के, राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, है ना। और और कुछ भी इस तरह से आप अति प्राचीन की अगर बात करते हैं तो वहां पर लिट लकार होगा। समझ रहे होंगे आप, है ना। मुझे तो मैं जब समझाती हूँ ना ऐसा लगता है पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बता दिया करो मेरे को कमेंट करके। अगर आपने शब्द रूप की क्लास नहीं देखी ना तो वो भी देख लेना, हमने उसको तो बहुत अच्छे से समझाया था, है ना। वो तो अच्छे से याद हो गया था। चलो इसको भी देखते हैं आप कितना याद कर पाते हैं। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही। विधिलिंग का अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में, अभी बता चुके हैं, ठीक है। बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है विधि लिंग लकार में गच्छेत, गच्छेत, इस पे हलंत नहीं है, इस पे हलंत है, देख लेना ध्यान से। गच्छतु और गच्छेताम। चलो आगे इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बी सही हो जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छेत होता है जिसमें हलंत आता है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर आता है गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, ठीक है। गच्छे, यहाँ पर गच्छेत का हट गया, गच्छेतम, यहाँ पर आ की मात्रा हट गई, यहाँ पर आ की मात्रा है लेकिन नीचे नहीं है, ठीक है। और गच्छेत, गच्छेत यहाँ पर हलंत नहीं है लेकिन यहाँ पर हलंत है। प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत है, मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं है, ठीक है। ऐसे करके याद करना। और गच्छेयम, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम, इसमें ये याद रखना विसर्ग सिर्फ 2 में ही है ना। प्रथम पुरुष के एक वचन में गच्छेयु और गच्छे दोनों में क्या है? वैसे आपने थोड़े बहुत ही पहले भी पढ़े होंगे तो याद आ जाते हैं। गच्छेम, गच्छेव, गच्छेव, गच्छेम, इसमें ऊपर भी हमने देखा था ना पिवावह, पिवामह, पिवावह, पिवामह, इसमें भी वा था और इसमें मा था। तो इसका तरीके से आप याद करना। अकरो रूप है, अकरो का रूप क्या है? अकरो रूप क्या है ना, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा 7 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अकरो जिसमें अ जोड़ा होता है ना, वो हमेशा भूतकाल का उदाहरण होता है ना। जिसमें भी जुड़ा होता है वो भूतकाल का उदाहरण है। और भूतकाल का संबंध है तो भूतकाल में क्या पहनते थे? लंगोटी पहनते थे, लंग लकार हो गया, ठीक है। और तो किसी में लंग दिख ही नहीं रहा। तो अकरो हो गया मध्यम पुरुष एक वचन, क्री धातु, क्री धातु लंग लकार, मध्यम पुरुष एक वचन सही होना चाहिए, बिल्कुल सही आ रहा है भैया, है ना। अकरो क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। और इसके मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन के रूप बता रखे हैं, अक्रोह, अकुरुतम और अकुरुत, ठीक है। आगे देखते हैं इनके लंग लकार के। यहाँ पर आपको बताना है, देखो फिर दोबारा से ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लिया है कि इनका अर्थ बताना है। तो लट लकार क्या हो गया? वर्तमान में लटके रहते हैं। लोट लकार क्या हो गया? आज्ञावाचक, आज्ञा आपको कैसे कर लेनी है?
लोट लोट कर प्रार्थना करनी है और आज्ञा लेनी है। लंग लकार क्या हो गया, भूतकाल में लंगोटी पहनते थे। लिरिट लकार हमारा भविष्य काल हो गया। अगर आपको 3 भी याद हो गए तो चौथे आप ऐसे ही कर लोगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, अ पे कौन सा हो गया, ए पे बी, है ना, बी, यानी कि एक ही ऑप्शन इसमें सही है हमारा, और वो कौन सा है, डी वाला। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, संस्कृत व्याकरण में धातु या क्रिया के कुल 10 भेद माने गए हैं। इन्हीं 10 भेदों को 10 लकार कहते हैं। इनमें लट लकार वर्तमान काल है ना, ये दे रखा है, पढ़ लेना। द्रक्ष्यति शब्द दृस धातु के किस लकार, इसमें 10 भेद होते हैं लेकिन हम 5 ही पढ़ते हैं, है ना, हम क्या पढ़ते हैं, 5 ही पढ़ते हैं, 5 वो छुपे हुए हैं। द्रक्षति शब्द दृस धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है, ये भी पीजीटी 2021 में पूछा गया था। दृस धातु के द्रक्षति, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, द्रक्षति। द्रक्षति किसमें आएगा, तो ये वर्तमान का उदाहरण है। द्रक्षति किसका उदाहरण है, दृस का वर्तमान का उदाहरण है ना, वर्तमान का नहीं, द्रक्षति, द्रक्षति और भविष्यति इस तरीके का होता है ना। तो ये किसका हो गया, ये भविष्य काल का उदाहरण होगा। द्रक्षति, पश्यति, है ना, पश्यंती, और या फिर भविष्यति, इस तरह के जिसमें सा आता है, तो ये होता है लिरिट लकार का उदाहरण। किसका होता है, लिरिट लकार का उदाहरण होता है। लिरिट प्रथम पुरुष एक वचन। इनको पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा। देखते हैं, द्रक्षति, द्रक्ष्यते, द्रक्ष्यंती। अब पिबती की तरह चल रही है, बिल्कुल, पिबती, पिबतः, पिबंती, है ना, पिबसी, पिबथ, पिबथ, पिबामी, पिबावह, पिबामह, दोनों सेम चल रहे हैं, है ना। देख लीजिए यहाँ पर, अगर आपने एक को याद कर लिया ना तो भी आप मिला जुला आंसर सही कर पाओगे। स्थान धातु का विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा, बहुवचन, विधि लिंग लकार में स्था धातु का, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन आपसे पूछ रहा है, विधि लिंग लकार अभी हमने ऊपर पढ़ा था, है ना, तो कौन सा होगा, तिष्ठेत तो नहीं होगा, है ना, तिष्ठेत तो नहीं होगा, क्योंकि ये मध्यम पुरुष का बहुवचन होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर हमें, तो मुझे कौन सा लग रहा है, देखिए इसका लग रहा है ए। चलो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, है ना, ए लग रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, ए लग रहा है। भाई हमें भी सारे याद नहीं है, आपके साथ साथ मैं भी याद कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष, लेकिन आइडिया लग जाता है, अगर एक हमने ऊपर कर लिया ना तो साथ में याद हो जाता है। उम्मीद करती हूँ जैसे मुझे साथ में याद हो रहे हैं आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक है। इसका धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा, तिष्ठेयु होगा। तिष्ठेयु अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, इस तिष्ठेत की बात करें तो ये मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं इनको एक बार। अब चलिए, ये बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं, देखो लट लकार, लट लकार में स्था धातु के कैसे चलेंगे, तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति, ठीक है, पिबती, पिबते, पिबंती, बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। आप पिब के याद कर लेना, सारे याद हो जाएंगे मोस्टली इस तरीके से। आगे देखते हैं लिरिट लकार में कैसे चलेंगे, स्थास्ति, स्थास्यति, स्थास्यत, स्थांस्ति, लेकिन चल वैसे ही रहे हैं, है ना। यहाँ पर त अंति, ठीक है, सी, थ, मा, मी, पिवामी, पिवावह, पिवामह, चल वैसे ही रहे हैं बिल्कुल जैसे पिब के थे। लिरिट लकार में विधि लिंग की बात करें तो तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु, ठीक है, ये पूछा गया था। तिष्ठे, है ना, गच्छ का अभी हमने ऊपर देखा था ना, गम धातु का, है ना, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है, ध्यान रखना। और तिष्ठे, यहाँ पर हलंत नहीं है, जबकि इस पर हलंत है। तिष्ठेयम, गच्छेयम, तिष्ठेव, गच्छेव, ठीक है, और तिष्ठे। मैं आपको मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ रही हूँ, मैं देखिए अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करवा रही हूँ कि आपको क्लास में याद हो जाए, बाकी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तभी पता चलेगा, है ना। आगे देखते हैं, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या होगा। पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप पठ, तो क्या हो जाएगा हमारा, मध्यम पुरुष का एक वचन पूछ रहा है ना, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पठसी, ठीक है। सी आता है उसमें, क्या आता है, सी आता है। पठती किसका है, एक वचन का एक वचन रूप है ना, उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है। पठंती, पठती, पठती, और इसके बाद क्या आता है, पठती, पठते, पठंती, ठीक है, पठती, पठती, पठते, पठंती, ये होता है। और पठामी किस में आता है, सबसे पठामी आता है सबसे लास्ट में, यानी कि जो उसका उत्तम पुरुष है उसमें आता है, ठीक है। पठामी, पठामी, पठावे, पठाम, याद रखना। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है, तिष्ठति, तो ये हो गया हमारा कौन सा, लट लकार हो गया, ठीक है, लट लकार हो गया तिष्ठति में, यानी कि वर्तमान काल का उदाहरण है। स्था धातु है इसकी, याद रखना। आगे अपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है, अपिवत,
मैंने अभी आपको बताया जिसमें अ लगा होता है वो किसका, लंगोटी वाला होता है, ठीक है। लंग लकार का उदाहरण होता है, यानी कि भूतकाल का उदाहरण होता है। ये पा धातु का क्या है, रूप है। आगे देखते हैं। हाँ देखो यहाँ पर देख भी रखा है, लंग लकार के धातु रूपों की जो शुरुआत है वो अ से मानी जाती है। वेदसी आख्यात पद में कौन सा अलंकार है, बताइए। वेदसी आख्यात पद में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर हमारा 14 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। 14 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेदसी में, वेदसी आख्यात पद में हमारा लट लकार है, यानी कि वर्तमान काल है इसके अंदर, ठीक है। इसमें भी कौन सा वर्तमान काल है, इसके दे नहीं रखे हैं, लेकिन वेद सी में लट लकार है, ये याद रखना। और अगर पूछ लिया जाए तो मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा यहाँ पर। दुहे धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप आपको बताना है। मध्यम पुरुष का एक वचन लट लकार में बताना है ना, तो कौन सा हमारा सही होना चाहिए। देखो सी तो इसमें भी आ रहा है, सी से हम पहचान करते हैं, सी इसमें भी है, अक्षी इसमें भी है, कैसे चलेंगे इसके रूप। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोक्षी हो जाएगा, ठीक है। इसको दुहसी या दुगसी आप नहीं करेंगे, इसको करेंगे दोक्षी, ठीक है। दोक्षी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिरिट लकार किस काल का बोधक है। लिरिट लकार किस काल का बोधक है, अगर आपको इस क्लास में धातु रूप समझ में आ जाए तो भी बता देना, नहीं आए तो भी बता देना, हम थोड़ा और आगे एक और क्लास इसके ट्रिक से करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अलग से। ये तो वो क्वेश्चन है जो सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी में। लिरिट लकार किस काल का बोधक है, लिरिट तो अभी हमने कई बार बता दिया, ये भविष्य काल का है ना, इसमें कोई ट्रिक हमारी काम नहीं कर रही है। आगे देखते हैं, बभूव, बभूव धातु रूप किस लकार का है, बभूव, बताइए। ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है ना तो इसमें अ जोड़ा है ना कुछ, लेकिन फिर भी देखते हैं किसका है, बभूव। राइट आंसर हमारा ये भू धातु के हैं, ठीक है। भू धातु तो आपने पढ़ी होगी, भू धातु के हैं। और ये किसका उदाहरण है, बभूव, ये लिट धातु का हो जाएगा, जो अति प्राचीन बहुत ज्यादा पुराने समय की बात जब हम करते हैं तो वहां पर क्या आता है, लिट लकार होता है। बभू भू धातु के परोक्ष भूत लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, बभूव, याद रखना। लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है, लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो लोट लकार, लोट लोट करके आपको क्या करना है, आज्ञा और आशीर्वाद ले लेना है भगवान जी का, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप पढ़ लेना। पट धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, सब में ए जोड़ा हुआ है, अब आप ऐसे तो पहचान नहीं पाओगे, है ना। तो लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप, उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखो अपठाम, क्या हो जाएगा, अपठाम, पठाम, पठाव पठाम होता है ना। तो इसमें इसमें विसर्ग नहीं आता, लेकिन ये ध्यान रखना, लट लकार में विसर्ग आता है, इसमें नहीं आता, ठीक है, पढ़ लेना। आगे देखते हैं, नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप कौन सा होगा। नी धातु के लंग लकार यानी कि भूतकाल की बात कर रहा है, तो लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा, तो अनीय होना चाहिए, क्योंकि इसमें यही वाला हमारा लगता है और विसर्ग भी लगता है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं, स्था धातु का लंग लकार, ये इसकी जो व्याख्या दे रखी है ना, इसको आप लोग पढ़ लेना। स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, स्था धातु का लंग लकार, लंग लकार में मैंने आपको बताया अ तो लगता ही है ना, अब मध्यम पुरुष बहुवचन, बहुवचन, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 121 में कौन सा हो जाएगा, 21 वाला है हमारा कौन सा। देखो इसमें हलंत नहीं होता है ना, इसमें हलंत नहीं होता ना, अतिष्ठत, तिष्ठत हमारा किसका होगा, ये एक वचन रूप है किसका, उत्तम पुरुष का, ठीक है, प्रथम पुरुष का। तो यहाँ पर अतिष्ठत हमारा सही हो जाएगा। इसका धातु का अर्थ होता है ठहरना, और अतिष्ठन लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन है, अतिष्ठन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है, तिष्ठत किसका है, ये लट लकार का है, तिष्ठत, ठीक है। गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है, तो गमिष्यति जो इसमें स आता है ना, ये षटकोण वाला, वो ज्यादातर सभी किस में आता है, ये भविष्य काल में आता है, लिरट लकार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक सेकंड 22, और ये जो पीडीएफ है ना, इसमें अगला है यहीं तक है, इसके इसके क्वेश्चन ना लकार के आपको यहीं तक मिलेंगे, आगे हम कारक प्रयोग पढ़ेंगे। चलो देखते हैं, इसमें गमिष्यति धातु रूप में जो है ये भविष्य काल है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आगे इसमें दे नहीं रखा। चलो कारक के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, करवाई देती हूँ इनको भी, है ना, इनको भी करवाई देती हूँ, थोड़े से क्वेश्चन है कारक के।
नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, इसको आप छोड़ देना क्योंकि इसका क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दे रखा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में प्रयुक्त होती है। नमः स्वस्ति तो नमः के योग में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और ये विभक्ति हमने पढ़ी थी ना, है ना? विभक्ति हमने अच्छी पढ़ी थी। चतुर्थी विभक्ति में एक ही मात्रा आती है, पढ़ा था ना हरि के अगर आप शब्द रूप लगाओगे तो इसमें कौन सी आएगी? एक ही मात्रा आएगी, याद रखना। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध कौन सा है? इनमें से आपको शुद्ध बताना है तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? मातुर निलियते कृष्ण है, मातुर निलियते कृष्ण है, इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं। जब कोई अपने को किसी से छिपाता है तो जिससे छिपता है उसमें पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक होता है। ठीक है, जब कोई अपने को मतलब हम किसी से छिप रहे हैं, है ना, और जिससे छिपते हैं उसमें कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति होती है। मातुर निलियते कृष्ण है यानी कि जो माता से कृष्ण क्या रहा है? छिप रहा है। ठीक है, जो कृष्ण है वो माता से क्या कर रहा है? छिप रहा है। तो इसमें पंचमी विभक्ति होती है। मातुर निलियते कृष्ण है, कृष्ण अपनी माता से छिपता है, में कृष्ण अपने को माता से छिपाता है। ठीक है, अलग हो रहा है, छिपाने का मतलब है कि वो से अलग हो रहा है, तो वहां पर अपादान कारक होगा। रामेन बानेन हतो वाली, रामेन बानेन हतो वाली इत्यत्र साधकतम कर्णम इति सूत्रस्य गथार्थता कस्मिन् पदे विद्यते? रामेन बानेन हतो वाली, तो यहाँ पर हमारा राम ने बाण से क्या मारा? वाली को मारा, है ना, इसका अर्थ तो यही बन रहा है। तो इसमें साधक मतलब साधक यानी कि करण का सूत्र कौन सा है? करण मतलब करण कारक आप जानते हो ना, करण कारक किसमें होता है? करण कारक होता है किसी साधन में। ठीक है, जिससे हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं पेन से लिखती हूँ, ठीक है, मैं पेन से लिख रही हूँ, आप पेन से लिख रहे हो, आप पेन से पढ़ रहे हो, है ना, तो ये होता है हमारा साधन हमारे पास। तो ये होता है, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा बानेन। यहाँ पर आपको करण दिख रहा है ना, तो करण कारक का सूत्र यहाँ पर लगेगा, बानेन में लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेना, और इसमें शायद कुछ खास कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यधिक सहायक होता है, जो साधन का काम करता है क्रिया के लिए, यस्य च खालिस्तान भाव लक्षणम इत्यत्र, इसमें खालिस्तान में क्या आएगा? यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इसमें भाव लक्षणम दे रखा है, तो भावेन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें दे रखा है जिस क्रिया के द्वारा कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है, जिस क्रिया के द्वारा कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है, तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्य उदिते जनः कार्यम कुर्वन्ति, सूर्य उदय होने के पर क्या करते हैं? लोग कार्य करते हैं। ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, इसमें अपादान किस पद में है? ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते। यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें ब्राह्मण में कौन सा हमारा अपादान कारक है? तो ब्राह्मण हमारा सही हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ब्राह्मण, इनको तो आप रट ही लेना क्योंकि जो हिंदी पढ़ने वाले वो ज्यादा तो समझ नहीं पा रहे होंगे। लेकिन जनी कर्तु प्रकृति, जनी कर्तु प्रकृति सूत्र से जन धातु के कारण में अपादानी यानी कि पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, इसलिए ब्रह्मा शब्द में पंचमी विभक्ति होकर ब्रह्मांड बना है। क्या बना है? ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मा के ब्रह्माने, ये ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, ब्रह्माने प्रजा प्रजायन्ते। आगे है अधि अधि सिंह स्थासाम। ठीक है, अधि सिंह स्थासाम कर्म सूत्र के द्वारा कस्य कर्म संज्ञा भवती। यहाँ पर आपको आंसर बताना है। 33 में राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ये आधार से, ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? आधार से हो जाएगा। अधि सिंह स्थासाम कर्म, यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, इसका आधार से क्या है? कर्म संज्ञा भवती, कर्म संज्ञा है होगी, है ना, और अर्थात अधि उपसर्ग क्या है? अधि उपसर्ग है इसके अंदर पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, है ना, स्था और आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे हरि वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, अधि उपसर्ग के न होने पर आधार में सप्तमी विभक्ति होती है। यहाँ पर पढ़ लेना आपको, है ना। कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन सूत्रेण का विभक्तिर विद्यते। ठीक है, कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन सूत्रेण का विभक्तिर विद्यते। तो यहाँ पर हमारा जब संस्कृत हम पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है हमको कुछ पढ़ना ही नहीं आ रहा। आगे देखते हैं, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें कौन सा है? तो षष्ठी विभक्ति है इसके अंदर। ठीक है, किसके योग में? कर्म के योग में, कर्म करने के योग में, कृदंत के योग में, कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, याद रखना। रमेश अस्त्य कृति,
ठीक है, जगतः कर्तु कर्ता विष्णु। रुच धातोर योगे का विभक्तिर्भवति। रुच धातोर योगे का विभक्तिर्भवति। इसमें कौन सी विभक्ति होगी ये पूछ रहा है। रुच धातुर योगे में कौन सी विभक्ति होगी? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा डी, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर। यहाँ पर कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति है। अब कैसे है, इसमें क्या है भैया? रुच्यर्थानाम प्रियमानम, अर्थात रुच अर्थात इसके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रियमान की संप्रदान संज्ञा होती है और इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरिये रोचते भक्ति, हरि को क्या पसंद है? भक्ति पसंद है ना, भक्ति अच्छी लगती है हरि को। तो यहाँ पर अगर कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छे लगने के रुचि के योग में किसी चीज में हमें रुचि है, इंटरेस्ट है, तो वहां पर संप्रदान होता है। ठीक है, संप्रदान की विभक्ति होती है, पंचमी चतुर्थी विभक्ति होती है। सीता सीता स्थाल्याम तंडुलान ओदनम पचती इत्यत्र केन सूत्रेण सिद्ध्यति। यहाँ पर कौन सा सूत्र है जो सिद्ध हो रहा है? सीता स्थाल्याम तंडुलान ओदनम पचती। तो 36 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये सप्तम अधिकरणे च, सप्तम में अधिकरणे च, इसमें अधिकरण है इसके अंदर। ठीक है, क्रिया के आधार अथवा विषय को अधिकरण कहा जाता है। जिस स्थान पर कोई कार्य संप्रदान होता है उसे आधार कहते हैं। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, याद रखना। ठीक है, अधिकरण में क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। इसलिए भात पकाने का स्थान स्थाली है। भात पकाने का जो स्थान है वो क्या है? स्थाली है। इसलिए स्थाली में सप्तमी विभक्ति होकर स्थाल्याम बन गया। क्या बन गया? स्थाल्याम। स्थाल्याम यानी कि थाली। इस थाली में क्या पका रही है? पकाती है खाना, पकाती है मतलब भात पकाती है जो सीता है ना, भात पका रही है और थाली में पका रही है ना, तो वो थाली क्या हो बन गया? अधिकरण बन गया, आधार बन गया। थाली नहीं होती तो कैसे पकाती? क्रोसम कुटिला नदी, इसमें द्वितीय विभक्ति होगी है ना, इत्यस्मिन द्वितीय भवति। बताइए, क्रोसम कुटिला नदी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा होगा? द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन इसका अर्थ आंसर कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कालाध्व, कालाध्व नौरत्य अंत संयोगे इति सूत्रेण। ठीक है, ये इसका काम कर रहा है भैया, देख लेना। जब कोई कार्य कुछ समय तक लगातार किया जाए तो प्रकृत सूत्र से उस कालवाची एवं मार्गवाची पदों में द्वितीय विभक्ति होती है। उद्यानम गत्वा अधिकारिणे पृष्ठवा वृक्षम वचिनोति फलानी। इस वाक्य में अकथितम कर्म किम अस्ति? अकथित कर्म कौन सा है? उद्यानम गत्वा अधिकारिणीम पृष्ठवा वृक्षम वचिनोति फलानी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्यानम में करेक्ट आंसर हमारा वृक्षम। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? वृक्षम है। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इस वाक्य में अकथित जो गौण कर्म है वो कौन सा है? वृक्ष। वृक्ष क्या करते हैं? फल देते हैं हमें, है ना। इस वाक्य में अकथितम च सूत्र के आधार पर वृक्षम गौण कर्म हो जाएगा और जो फलानी है वो प्रधान कर्म हो जाएगा। देव दत्ताय रोचते मोदके स्वदते च अपूप। इस वाक्य में प्रिय मानक वर्तते, प्रिय मानक वर्तते। देव दत्ताय रोचते मोदक है, मोदक यानी कि लड्डू को बोलते हैं, स्वदते च अपूप। तो यहाँ पर हमारा 39 में राइट आंसर हो जाएगा सी, अपूप। ठीक है, इस वाक्य में प्रिय मानक में किसमें है? तो ये अपूप में। देखते हैं क्या समझ में आ रहा है इसमें। रुच्यर्थाना में, रुच्यर्थाना में प्रियमान सूत्र के आधार पर रुच धातु अर्थात इसके समानार्थक धातु के योग में प्रियमान यानी कि प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। अतः प्रियमान देवदत्त की संप्रदान संज्ञा और संप्रदाने चतुर्थी सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होकर देवदत्ताय बना। अरण्ये गते वृक्षे स्थिते अपि चोरम दृष्ट्वा व्याघ्रात विवेति। अस्मिन् वाक्ये कस्य कारक सूत्र से प्रवर्तिर अस्ति? अरण्य गत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। भीतरार्थानाम भय हेतु। ठीक है, भीतरार्थानाम भय हेतु अरण्य गते वृक्षे स्थिते अपि चोरम दृष्ट्वा व्याघ्रात विवेति। क्या कर रहा है? भय और त्राण अर्थ वाली जो धातु होती है ना, भय और अर्थ जो प्रदान करती हैं, वहां पर कौन सा होता है? धातुओं के योग में भय के कारण अर्थात जिससे भय अर्थात जिससे रक्षा हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे चोराद विवेति, चोरात त्रायते। ठीक है, ग्रामस्य निकटम गहन वनम अस्ति, गहन वनम अस्ति यानी कि बहुत गहरा वन है ना। तत्र निवसंति ते लुंठका, लुंठका यहाँ पर कौन रहते हैं भैया? और अस्मिन वाक्य परिवर्तन सूत्रम अस्ति। यहाँ पर कौन सी विभक्ति का होगा? क्या होगा इसके अंदर? ग्राम से निकटम गहनम वनम अस्ति तत्र निवसंति के, वहां पर लुटेरे रहते हैं ना। लुंठका का अर्थ क्या है? लुटेरे ही होगा।
लुटेरे रहते हैं वहां पर, जो गहन बहुत गांव के निकट जो पास वाला बहुत बड़ा गहन जंगल है वहां पर लुंटका चोर निवास करते हैं, लुटेरे निवास करते हैं ना, ये कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें कि दूरांतिकार थे षष्ठन षष्ठ्यंतरा षष्ठ्यंतर श्याम। ठीक है, कर लेना है इसको। ठीक है, क्या कह रहा है? दूर तथा अंतिक अर्थ वाले, दूर तथा पास वाले जो अर्थ होते हैं वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है, यार कर लेना। दूरांतिकार थे, ठीक है, पक्ष में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामाद वा सहयुक्ते प्रधाने सूत्रे सूत्रे नानेन अप्रधाने विभक्ति विधीयते। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सहयुक्ते प्रधाने सूत्रे नानेन अप्रधाने विभक्ति विधीयते। देखो इनको तो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा हो ना, तभी पूरा पढ़ लेना, आपको थोड़ा बहुत कुछ तो क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कई बार तो क्वेश्चन यहीं से उठा लिए जाते हैं और आपका आंसर फिर तुक्का लग जाता है। सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने, सह के योग में हमेशा अप्रधान कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे राम के साथ सीता वन जाती है तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक का। रामेन सह सीताम वनम गच्छति सुधाम क्षीर निधि मथनाति, सुधाम क्षीर निधि मथनाति, इस पद में कर्म संज्ञा का विधायक सूत्र कौन सा होगा? तो यहाँ पर हमारा 43 में सही आंसर हो जाएगा अकथितश्च। ठीक है, अकथितश्च हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वाक्य में क्षीर निधिम की कर्म संज्ञा अकथित सूत्र कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति होकर क्षीर निधिम हुआ है। ब्रह्मचारी काष्ठ पीठे अधिसेते, इस पद में शुद्ध रूप कौन सा होगा? ब्रह्मचारी काष्ठ पीठे अधिसेते, काष्ठ पीठेन होगा, काष्ठ पीठम होगा, पीठा या काष्ठ पीठात होगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी काष्ठ पीठम। ठीक है, क्या हो जाएगा? काष्ठ पीठम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है ये? ब्रह्मचारी काष्ठ पीठम अधिसेते, यानी कि अधि सिंह स्थासाम कर्म सूत्र के आधार पर यदि सिंह और स्था धातु के पहले अधि उपसर्ग होता है तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, कर्मणा यम भी प्रत्यय सो अस्ति। 45 में हमें आंसर बताना है कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो ये संप्रदान कारक। ठीक है, कर्मणा यम अभिप्रत्यय सो अस्ति, कर्मणा यम अभिप्रत्यय से संप्रदान, अर्थात कर्ता अपनी दान क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे राजा विप्राय गाम ददाती, यहाँ पर राजा अपनी दान क्रिया से विप्र को संतुष्ट करता है, विप्र यानी कि ब्राह्मण को संतुष्ट करता है, अर्थात विप्र की कर्मणा यम भी प्रत्यय च संप्रदानम। ठीक है, ये संप्रदान संज्ञा होता है इसके अंदर, जिसमें किसी को कुछ दान किया जाता है, दान स्वरूप कोई वस्तु दी जाती है। ठीक है, पपान वध्यांग वसई सूत्रेन विधीयते, ये किसका सूत्र है? बताइए, सूत्र तो आपको रट लेने, एक जगह कहीं लिख लेना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्म। ठीक है, उपांग वध्यांग, देख लीजिए, उपान वध्यांग वसई सूत्र से कर्म कारण का विधान करक कारक कारक का विधान करता है। यदि वस धातु के पूर्व उप अनु अधि या आ उपसर्ग आ जाता है तो इसके आधार की कर्म क्या होती है? संज्ञा होती है। जैसे हरि वैकुंठम उपवस्ती या फिर अनुवस्ती वा। ठीक है, उपवस्ती अनुवस्ती वा। कारक है विभक्त यत्र सेजमंत भवती तदच्युते। ठीक है, तदच्यते। बताइए यहाँ पर हमारा 47 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सुप धातु, इसमें कौन सा है? सुप हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सुप कारक विभक्तियों का जहां पर सहज रूप से अंतर्भाव होता है उसे सुप कहते हैं। सुप प्रत्यय 21 होते हैं, सु और जस इत्यादि। याच धातो योगे केवलम कारकम उक्तम एकम एव। ठीक है, याच का अर्थ क्या होता है? याच का अर्थ तो वैसे तो याच का अर्थ मांगना होता है ना, याचिका। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? याच में तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कर्म कारक। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? कर्म का कारक होगा। याच धातु के योग में कर्म कारक का प्रयोग होता है। अकथितम च सूत्र से 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। याच धातु का उदाहरण है बलि याचते वसुधाम, बलि से क्या मांगा? पृथ्वी को मांग लिया। ठीक है, सह शब्द योगे विभक्तिर भवती, सह शब्द योगे विभक्तिर भवती। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? सह शब्द योगे विभक्ति, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अभी हमने पीछे भी देखा है, ये है तृतीय विभक्ति होती है इसके अंदर। ठीक है, तृतीय विभक्ति होती है सह के योग में, याद रख लेना है। कुछ तो वैसे याद हो जाते हैं, नमय दिग्या, तो आप क्या लगा दोगे? चतुर्थी विभक्ति है ना, नमय के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। गाम दोगधी पय वाके ग्राम, गाम प्रयोग निर्दिष्टम
सूत्रम अस्ति। गाम दोग्धी पय, गांव में लोग दूध पीते हैं ना, है ना, इस गांव में द्वितीय विभक्ति होगी, कौन सी होगी? ये क्या कह रहा है, द्वितीय विभक्ति एकथितम च सूत्र के कारण लगी हुई है। गाम दोग्धी पय, इस वाक्य में दुह, दुह द्विकर्मक का धातु के योग में एकथितम च सूत्र से गो की कर्म संज्ञा हुई है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गुर्वे नमः, गुर्वे नमः वाक्य चतुर्थी प्रयोग से सूत्रम अस्ति। इसमें चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, किस सूत्र में है? गुर्वे नमः। नमः स्वस्ति योगे अपि नमो नमः ईश्वराय। बताइए 51 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 51 में राइट ऑप्शन है हमारा सी, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा स्वधांग अलंग वस योगचाम। ठीक है, ये आप याद कर लेना। तो आई होप इतना ही है, काफी आप आज के लिए इतना ही है ना, क्योंकि ये समझ में थोड़ा कम ही आता है, फिर भी आप याद कर लीजिए। और अब बता देना नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा कल नाटक पे होगा, या फिर हम आदिकाल से शुरू करेंगे, गद्य काल देखते हैं क्या करवाते हैं, है ना। अगर आप इस क्लास को ये पसंद आती है तो इससे पहले हम काफी कुछ करवा चुके हैं, आप जरूर प्लेलिस्ट को देख लेना। अब की काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।